Our next topic is structure of ovary and oogenesis. oogenesis की प्रोसेस को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में जानना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये जो ओवरी की स्ट्रक्चर बनाई है, पहले इसकी वॉल की बात करते हैं। ओवरी की स्ट्रक्चर में जो वॉल है, उस वॉल में जो थिकेस्ट लेयर है वो है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर से बनी हुई ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये कौन सी लेयर हो गई? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम की ही लेयर टेस्टिस की वॉल में भी थी। तो एल्बा का मतलब सिंपली वाइट, यानी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर। तो ये कोई ऑर्गन स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। टेस्टिस की वॉल की लेयर में भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ओवेरी की वॉल में भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। चलिए, तो ये जो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से थिक लेयर बना रखी है ओवेरी की वॉल में, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया कोलेजन फाइबर यानी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर। लेकिन इस वॉल में आउटर लेयर मैंने बना रखी है यहाँ पर ग्रीन कलर से बनी हुई है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, जो अगेन एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। टेस्टिस में हमने जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ पढ़ी थी? टेस्टिस के भी अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भी अंदर इनरमोस्ट लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, और यहां पर जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ है? ओवेरी की वॉल की आउटर मोस्ट लेयर। यानी ओवेरी की वॉल में दो लेयर हैं, जो इनर लेयर है वो तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और जो आउटर लेयर है वो जर्मिनल एपिथेलियम है। यानी यहां पर एक मैसिव डिफरेंस है बिटवीन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवेरी। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या आ गया है? लोकेशन का ही डिफरेंस आ गया है। टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम तो सबसे अंदर थी टेस्टिस में, यानी टेस्टिस के भी अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भी अंदर इनरमोस्ट लेयर, और यहां पर इटसेल्फ ओवेरी की ही आउटर मोस्ट लेयर कौन है? जर्मिनल एपिथेलियम। दूसरा डिफरेंस आएगा फंक्शन का। जो टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम थी वो क्यूबॉइडल सेल स्पर्मेटोगोनिया से कंपोज थी, और वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्यूबर्टी आने पर टेस्टोस्टेरोन से इंड्यूस होकर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, लेकिन यहां पर जो ये ओवेरी की जर्मिनल एपिथेलियम है, अब क्योंकि नाम जर्मिनल है इसका मतलब ये सेल्स डिवाइडिंग सेल्स तो हैं, तभी तो नाम क्या पड़ा इसका? जर्मिनल एपिथेलियम। लेकिन ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स यहां पर डिवाइड होकर ओवम का प्रोडक्शन नहीं करेंगी। तो पहला डिफरेंस तो जर्मिनल एपिथेलियम की लोकेशन में आया था। दूसरा डिफरेंस आ गया फंक्शन में। टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ओवेरी की जर्मिनल एपिथेलियम ओवम प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन है ये भी डिवाइडिंग एपिथेलियम, क्योंकि नाम जर्मिनल एपिथेलियम है। तो फिर ये सेल्स डिवाइड होकर कौन सी सेल्स बनाएंगी वो अभी हम आगे जानेंगे। तो देखिए ओवेरी की वॉल की दो लेयर, इनर लेयर थिकेस्ट है जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, कोलेजन फाइबर से बनी हुई है। आउटर लेयर सिंगल सेल की एक लेयर है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसको हमने नाम दिया जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल है, डिवाइड होगी लेकिन ओवम नहीं बनाएगी, दूसरी सेल्स बनाएगी। कौन सी सेल्स बनाएगी वो भी जानते हैं। चलिए अब ओवरी के अंदर के टिश्यू की बात करते हैं, इंटीरियर टिश्यू ऑफ ओवरी। देखिए जो इंटीरियर टिश्यू ऑफ ओवरी है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं। अब देखिए जो सेंटर में आपको पार्ट नजर आ रहा है, ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ बनाया है, ये है कोर ऑफ ओवेरी, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओवेरी, जो बना होता है फाइब्रस टिश्यू से, जो ओवेरी का कोर बनाता है। और जो इस स्ट्रोमा का ये पेरिफेरल पार्ट है, ये पेरिफेरल पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो इसका मतलब ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा मतलब ओवेरी का इंटीरियर टिश्यू जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल कोर पार्ट तो है ओवेरियन मेड्यूला, और उसके बाहर जो स्ट्रोमा का ये पेरिफेरल पार्ट है ये है ओवेरियन कॉर्टेक्स। चले अब आप देखेंगे कि इस ओवेरियन कॉर्टेक्स में क्या है। इस ओवेरियन कॉर्टेक्स में, पूरे कॉर्टेक्स में इस तरह से डेंसली पैक्ड सेल्स होती हैं। पूरा जो ओवेरियन कॉर्टेक्स है उसमें सेल्स जो है वो डेंसली पैक्ड है, इस तरह से पूरे कॉर्टेक्स में बहुत सारी सेल्स हैं, यानी पूरा कॉर्टेक्स सेल्यूलर है, डेंसली पैक्ड विद सेल्स। ऐसे पूरे कॉर्टेक्स में आप मान लेंगे, पूरे कॉर्टेक्स में इस तरह से सेल्स यहाँ पर डेंसली पैक्ड है। इन सेल्स को हम कहते हैं स्ट्रोमल सेल्स, क्योंकि कॉर्टेक्स किसका पार्ट है? स्ट्रोमा का। भाई हमने देख ही लिया स्ट्रोमा के दो पार्ट है। सेंट्रल पार्ट तो मेड्यूला हो गया, वो तो फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, कोलेजन फाइबर से और विद फ्यूलास्टिन फाइबर्स उनसे बना हुआ है। तो इसके अंदर तो सेल्स होंगी नहीं। तो सेल्स किसमें है? सेल्यूलर पार्ट कौन है? स्ट्रोमा का। पेरिफेरल पार्ट जिसे बोल रहे हैं कॉर्टेक्स। तो सिंपली अगर मैं स्ट्रोमल सेल बोल रहा हूं तो ये अपने आप समझ में आनी चाहिए बात कि ये स्ट्रोमल सेल्स स्ट्रोमा के कौन से पार्ट में होंगी? कॉर्टेक्स में।
तो ये जो पूरा कॉर्टेक्स है इन सेल से डेंसली पैक्ड रहता है और इन सेल्स को क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमल सेल्स। अब ये स्ट्रोमल सेल्स हमेशा ओवेरी के कॉर्टेक्स में इस तरह से फिल्ड अप रहेंगी, पैक्ड रहेंगी। इन स्ट्रोमल सेल्स को प्रोड्यूस कौन करता है? तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इस जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स लगातार डिवाइड होकर अंदर स्ट्रोमा में माइग्रेट होती रहती हैं, कॉर्टेक्स में माइग्रेट होती रहती हैं, और यही सेल्स क्या कहलाती हैं? स्ट्रोमल सेल्स। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवेरियन जर्मिनल एपिथेलियम? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रोमल सेल्स ऑफ द ओवेरियन कॉर्टेक्स। तो ये डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरी में। पहला तो लोकेशन में डिफरेंस आया, दूसरा फंक्शन में डिफरेंस आया। टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ओवेरी की जर्मिनल एपिथेलियम ओवम प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो फिर क्या प्रोड्यूस करेगी? वो प्रोड्यूस करेगी ओवेरियन कॉर्टेक्स की स्ट्रोमल सेल्स। तो लगातार ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, अंदर माइग्रेट होती रहती हैं और कॉर्टेक्स में पैक्ड रहती हैं। तो फिलहाल ये ओवेरी की स्ट्रक्चर। अब आप ध्यान से सुने इस बात को, क्या आपको इस ओवेरी के अंदर अभी तक कोई ओवम बनाने वाली सेल नजर आई? नहीं। ओवम बनाने वाली सेल जो होती हैं, जैसे मेल में स्पर्म बनाने वाली सेल्स कौन सी थी? स्पर्मेटोगोनिया। उसी तरह से फीमेल में ओवम बनाने वाली सेल्स होती हैं oogonia। मेल में जो स्पर्मेटोगोनिया थी, वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जर्मिनल एपिथेलियम की फॉर्म में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को लाइन कर रही थी। लेकिन यहां पर जो oogonia होंगी, वो oogonia कहां रखी हुई हैं? ये oogonia रखी हुई हैं कॉर्टेक्स में, इन बिटवीन स्ट्रोमल सेल्स। तो अब आप क्या देख रहे हैं? ये ओवेरियन कॉर्टेक्स, जिसमें क्या है? डेंसली पैक्ड स्ट्रोमल सेल्स, और इन स्ट्रोमल सेल्स के बीच बीच में क्या रखी हुई हैं? oogonia। तो जिस तरह से मेल में एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही टेस्टिस में क्या बन गई थी? स्पर्मेटोगोनिया, उसी तरह से फीमेल में भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ओवेरी में क्या होती हैं? oogonia। लेकिन ये oogonia कहां रखी हुई हैं? कॉर्टेक्स में। कहां पर? स्ट्रोमल सेल्स के बीच बीच में। तो ये डेंसली पैक्ड स्ट्रोमल सेल और उनके बीच बीच में रैंडमली क्या रखी हुई हैं? ये oogonia। कब की बात चल रही है? ये एम्ब्रियोनिक लाइफ की। ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओवरी का स्टेटस है कि इसके कॉर्टेक्स के स्ट्रोमल सेल्स के बीच बीच में ये कौन सी सेल्स आ गई हैं? oogonia। लेकिन अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस आने जा रहा है। मेल में जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी, वो एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके प्यूबर्टी तक फर्दर कोई डेवलपमेंट शो नहीं करती है। यानी उन स्पर्मेटोगोनिया में प्यूबर्टी आने तक फर्दर कोई डेवलपमेंट यानी कोई स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो oogonia एम्ब्रियोनिक ओवेरी के कॉर्टेक्स में रखी हुई हैं, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ग्रोथ करके क्या बन जाती हैं? प्राइमरी oocyte। जबकि मेल में एक स्पर्मेटोगोनिया सेल ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कब बनती है? प्यूबर्टी आने पर। जबकि फीमेल में ये oogonia ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte में एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी oogonia थे ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ग्रोथ करके साइज में बड़े हो गए और क्या बन जाएंगे? प्राइमरी oocyte। इसका मतलब ये हुआ कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी आने पर स्टार्ट होता है, जबकि फीमेल में जो oogenesis का प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो अब तक क्या डिफरेंसेस आ चुके हैं? दो डिफरेंसेस। एक तो जर्मिनल एपिथेलियम की लोकेशन और फंक्शन का डिफरेंस, और दूसरा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के स्टार्ट होने का डिफरेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी आने पर, लेकिन oogenesis स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो अब हम क्या देख रहे हैं? एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओवेरियन कॉर्टेक्स, डेंसली पैक्ड स्ट्रोमल सेल। अब इन स्ट्रोमल सेल्स के बीच बीच में क्या पड़ी हुई हैं? oogonia या प्राइमरी oocyte? नहीं, अब हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte, क्योंकि सारे oogonia ग्रोथ करके क्या बन चुके हैं? प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte अब आपको इस ओवेरियन कॉर्टेक्स में अलग से ही नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब इनका साइज क्या हो चुका है? बड़ा। तो अब आपको ओवेरियन कॉर्टेक्स में जो छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स नजर आएंगी ना, वो तो होंगी स्ट्रोमल सेल्स, और उनके बीच बीच में जो ये थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी सेल्स पड़ी हुई है ना, ये है प्राइमरी oocytes। तो अब ध्यान से सुने कि यहां एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये oogonia जो पहले बनी थी, ये 7 मिलियन थी टोटल नंबर में, दोनों ओवरीज में मिलाकर। अगर मैं दोनों ओवरीज का टोटल कर लूं, 2 ओवरीज है, दोनों ओवरीज में टोटल मिलाकर एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितनी oogonia बनी थी? 7 मिलियन। इस सारी की सारी oogonia ग्रोथ करके किस में कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी oocyte में। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में दोनों ओवरीज में मिलाकर टोटल कितने प्राइमरी oocyte बने? 7 मिलियन। चलिए, तो ये 7 मिलियन क्या बन चुके हैं यहां पर? प्राइमरी oocytes।
ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, अलग अलग जो बुक्स हैं, अलग अलग जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उनके अंदर ये नंबर अलग अलग, क्योंकि फिक्स तो आज तक किसी ने गिनी नहीं होंगी। तो आप इनको एग्जैक्टली 7 मिलियन ना बोलकर आप इनको कुछ बिलियन बोल सकते हैं, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है। आप इनको अगर कुछ मिलियन बोलोगे तो भी ठीक है। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कपल ऑफ मिलियन, तो ठीक है, उसने कुछ मिलियंस, उसने कुछ फिक्स डेटा नहीं दिया है, तो आप मान सकते हैं कि हाँ कुछ मिलियन सेल्स, प्राइमरी oocyte सेल्स हमको एम्ब्रियोनिक लाइफ में देखने को मिलेंगी। कहां पर? ओवेरियन कॉर्टेक्स में, इन बिटवीन स्ट्रोमल सेल्स। अब एक बात और आती है कि जो मेल है उसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं वो लाइफ टाइम कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के लिए बताया था कि जो जर्मिनल एपिथेलियम की स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं वो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, क्या थी? स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। फिर जब टेस्टोस्टेरोन से वो इंड्यूस होकर माइटोसिस डिफरेंशिएशन शो करती है तब बनता है स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी, और फिर उससे आगे स्पर्म बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन साथ ही साथ जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए है वो लगातार नॉर्मल माइटोसिस भी करती रहती है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, यानी स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए लगातार स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए बनाती रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस कभी भी खत्म नहीं होंगी, लाइफ टाइम अवेलेबल रहेंगी, यानी अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही जितने भी oogonia थे वो सारे के सारे ग्रोथ करके कन्वर्ट हो गए किसमें? प्राइमरी oocyte में। और जब वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गए हैं तो अब क्या होगा? क्या नया कोई प्राइमरी oocyte या oogonia लाइफ में आगे इस ओवरी में ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नया प्राइमरी oocyte किससे बन सकता है? oogonia से। और oogonia किससे बन सकता है? oogonia से डिवाइड होकर। क्या इस ओवरी में oogonia बचा है? नहीं, क्योंकि जितने भी oogonia थे वो सारे के सारे ग्रोथ करके किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? प्राइमरी oocyte में। तो जब इस ओवरी में कोई oogonia बचा ही नहीं है तो नया कोई oogonia बन ही नहीं सकता, क्योंकि oogonia से डिवाइड होकर oogonia बनता है। अब जितने भी oogonia थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं, और जब कोई नया oogonia नहीं बन सकता तो क्या कोई नया प्राइमरी oocyte बन सकता है? नो। तो जितने भी मिलियन ये प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनिक लाइफ में दोनों ओवरीज में बने हैं, ये फिक्स है। अब इसके बाद लाइफ में कोई नया प्राइमरी oocyte नहीं बन सकता, यानी यहां पर इन प्राइमरी oocyte का जो पूल है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही फिक्स हो चुका है, यानी लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। तो 3 बेसिक डिफरेंस आ गए हैं गैमेटोजेनेसिस ऑफ मेल और फीमेल में। एक तो सबसे पहला डिफरेंस था जर्मिनल एपिथेलियम का, उसकी लोकेशन और फंक्शन का। दूसरा डिफरेंस आ गया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी आने पर, जबकि oogenesis स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ओवेरियन कॉर्टेक्स में सारे oogonia ग्रोथ करके क्या बन जाते हैं? प्राइमरी oocyte। जबकि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कब बनता है? प्यूबर्टी आने पर। एक ये डिफरेंस। दूसरा यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ गैमेट प्रिकर्सर सेल। तो हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया जो टाइप ए सेल्स होती हैं वो लगातार डिवाइड होकर टाइप ए सेल्स भी बनाती रहती हैं, इसलिए स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए कभी खत्म नहीं होती, लाइफ टाइम अवेलेबल रहती हैं, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी। जबकि यहाँ पर सारे oogonia जितने भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में बने थे वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ग्रोथ करके क्या बन गए? प्राइमरी oocyte। तो अब कोई नया प्राइमरी oocyte आगे लाइफ में ओवरी में ऐड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर जो भी प्राइमरी oocyte का पूल था वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही फिक्स हो गया, यानी लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अब जितने भी ये प्राइमरी oocyte बने हैं अब लाइफ में आगे इन्हीं से काम चलेगा। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया। अब हम जानते हैं कि जब oogonia ग्रोथ करके साइज में बड़ा हो रहा होता है, प्राइमरी oocyte बन रहा होता है, तो बताइए इस डेवलपिंग प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, ये है ना डेवलपिंग प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ ये ग्रीन वाली सेल्स कौन सी पड़ी हुई हैं? ये है स्ट्रोमल सेल्स। क्या है? स्ट्रोमल सेल्स। अब क्या होगा? इन स्ट्रोमल सेल्स में से कुछ स्ट्रोमल सेल्स जो हैं वो इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी। ये प्राइमरी oocyte था, इसके चारों तरफ कुछ स्ट्रोमल सेल्स इस तरह से चिपक कर एक स्पेसिफिक लेयर फॉर्म कर लेंगी, और अब ये क्या बन गया है? क्लस्टर ऑफ सेल। देखिए आप यहां पर ये ब्लैक वाली सेल कौन सी है? ये सेल्स हैं प्राइमरी oocyte। ये जो ग्रीन वाली सेल्स ओवेरियन कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं ये कौन सी सेल? स्ट्रोमल सेल्स। और अब इन्हीं स्ट्रोमल सेल्स में से कुछ सेल्स इन प्राइमरी oocyte के चारों तरफ इस तरीके से अरेंज होकर एक लेयर बना लेंगी, जिससे क्या होगा? आपको ये क्लस्टर ऑफ सेल दिखाई देने लगेगा। यानी अब आप क्या देख पा रहे हो? ये एम्ब्रियोनिक लाइफ की ही बात चल रही है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओवेरियन कॉर्टेक्स जिसमें डेंसली पैक्ड स्ट्रोमल सेल्स, और उन डेंसली पैक्ड स्ट्रोमल सेल्स के बीच बीच में क्या पड़े हुए हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स।
और हर क्लस्टर ऑफ सेल के सेंटर में क्या रखा हुआ है, एक प्राइमरी oocyte, उसके चारों तरफ क्या चिपकी हुई है, कुछ स्ट्रोमल सेल्स, और इस क्लस्टर ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, फॉलिकल। क्या बोलेंगे, फॉलिकल। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो ये सबसे पहले फॉलिकल तैयार होती हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स में, इनको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो अब आप देखिए, अगर सपोज मैं एक फिक्स नंबर ही बोल देता हूं कि अगर दोनों ओवरीज में मिलाकर एम्ब्रियोनिक लाइफ में टोटल 7 मिलियन प्राइमरी oocyte बने, तो बताओ एम्ब्रियोनिक लाइफ में टोटल कितनी फॉलिकल्स बनी, 7 मिलियन। क्यों, क्योंकि एक फॉलिकल के सेंटर में क्या रखा हुआ है, एक प्राइमरी oocyte, यानी जितने प्राइमरी oocyte होंगे उतने ही क्या बन जाएंगे, फॉलिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्राइमरी oocyte अब किसके सेंटर में रखा हुआ दिखाई देगा आपको, फॉलिकल के सेंटर में। फॉलिकल क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल। इस क्लस्टर ऑफ सेल के सेंटर में कौन रखा हुआ है, प्राइमरी oocyte। चारों तरफ कौन चिपक चुकी हैं, ये कुछ स्ट्रोमल सेल्स, और अब इन स्ट्रोमल सेल्स को आप बोल सकते हो फॉलिक्यूलर सेल्स। तो क्या होगा, ये क्या है, एक फॉलिकल, इसके सेंटर में कौन रखा है, प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ कौन चिपकी हुई हैं, स्ट्रोमल सेल्स, और अब उन स्ट्रोमल सेल्स को आप क्या बोल रहे हो, फॉलिक्यूलर सेल्स। और बाकी इस फॉलिकल के चारों तरफ क्या पड़ी हैं, इस फॉलिकल के चारों तरफ वही जो ग्रीन वाली सेल्स हैं, कौन सी, जो नॉर्मल स्ट्रोमल सेल्स थी वो पड़ी हुई हैं। तो अब क्या देख रहे हैं हम, एम्ब्रियोनिक लाइफ, ओवेरियन कॉर्टेक्स, डेंसली पैक्ड स्ट्रोमल सेल्स, और उनके बीच बीच में रैंडमली अब क्या पड़ी हुई हैं, फॉलिकल्स, यानी क्लस्टर ऑफ सेल्स। और हर फॉलिकल के सेंटर में क्या है, एक प्राइमरी oocyte, और उसके चारों तरफ क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स जो एक लेयर की फॉर्म में चिपकी हुई हैं, और हर फॉलिकल के चारों तरफ क्या पड़ी हुई हैं, रेस्ट ऑफ द स्ट्रोमल सेल्स। तो ये स्टेटस। अब आप देखें, ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte में एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही मियोसिस 1 डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, मेल में तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना, और फिर उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होना, ये सारी चीजें कब हुई थी, प्यूबर्टी आने पर। जबकि फीमेल में oogonia से प्राइमरी oocyte बनना और उस प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट होना, ये सब काम कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो अब हम क्या देखेंगे, ये जितनी भी फॉलिकल्स ओवेरियन कॉर्टेक्स में पड़ी हुई हैं, सबके सेंटर में एक एक प्राइमरी oocyte रखा हुआ है, सबका मियोसिस 1 एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये कंप्लीट होगा एम्ब्रियोनिक लाइफ में, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या है, ये हैं फॉलिकुलर सेल्स, जो स्ट्रोमल सेल्स ही है बेसिकली। इनसे रिलीज होता है एक सब्सटेंस जिसका नाम है OMIP, oocyte मैचुरेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। क्या नाम है इसका, oocyte मैचुरेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, जो इस oocyte के मियोटिक फर्स्ट डिवीजन को इनहिबिट करता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था जब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा रहा था कि मियोटिक डिवीजन को मैचुरेशन डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैचुरेशन डिवीजन। तो नाम से क्लियर हो गया, oocyte मैचुरेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, यानी एक ऐसा प्रोटीन जो oocyte के मैचुरेशन को यानी मियोसिस को क्या करेगा, इनहिबिट, जिसकी वजह से इस प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 जो स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात चल रही है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये ओवेरियन कॉर्टेक्स है, इसमें ये बहुत सारे मिलियंस क्या पड़ी हुई हैं, फॉलिकल्स। हर फॉलिकल के सेंटर में क्या है, प्राइमरी oocyte, और एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही इन सभी प्राइमरी oocytes का मियोटिक फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो अरेस्ट हो चुका है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन कौन है, OMIP, एक सब्सटेंस जो सिक्रीट हो रहा है उस oocyte के चारों तरफ रखे हुई फॉलिकुलर सेल से। तो फिलहाल ये प्राइमरी oocyte ही रहेगा, सेकेंडरी oocyte नहीं कहलाएगा। सेकेंडरी oocyte तो ये कब कहलाएगा, जब इसका मियोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, ये कहां रेस्ट हो गया, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में। तो अब ये एम्ब्रियोनिक ओवेरियन कॉर्टेक्स का स्टेटस है। अब क्या होगा, प्यूबर्टी तक, यानी अब इस एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके प्यूबर्टी आने तक इन फॉलिकल्स में और उसके सेंटर में रखे हुए प्राइमरी oocyte में कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा। अब जो भी डेवलपमेंट फॉलिकल्स में होगा और उसके अंदर रखे हुए प्राइमरी oocyte में जो चेंजेस आएंगे वो सब कब आएंगे, प्यूबर्टी आने पर। जो मियोसिस 1 का कंप्लीशन होगा कब होगा, प्यूबर्टी आने पर। यानी फाइनली फीमेल में भी गैमीट कब बनेगा, प्यूबर्टी आने पर। भले स्टार्ट कब हो गई थी oogenesis की प्रोसेस, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, लेकिन कंप्लीट तो ये कब जाकर होगी, प्यूबर्टी आने पर। तो एक बात ये तो है कि मेल के अंदर प्यूबर्टी आने पर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है और तभी गैमीट बनते हैं। गैमीट तो फीमेल में भी प्यूबर्टी आने पर बनेंगे, बस फर्क इतना है कि इसका जो
oogenesis का प्रोसेस था वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो गया था, बस वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होकर अरेस्ट हो गया था कहाँ, प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में, और फिर प्यूबर्टी तक अरेस्ट ही रहेगा। कंप्लीट कब जाके होगा, प्यूबर्टी आने पर। गैमीट कब बनेंगे यहाँ पर भी, प्यूबर्टी आने पर। तो अब हम इसी बेसिस को पढ़ते हुए आगे सीखेंगे oogenesis का प्रोसेस, जो अब कब आगे फर्दर कंटिन्यू होगा, प्यूबर्टी आने पर।